प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, भारतीय कला के इन ई व्याख्यान श्रृंखला में मैं मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द इंडियन मॉडर्न आर्ट की इन ई व्याख्यान श्रृंखला में प्रत्येक नए ई व्याख्यान में आपको प्रत्येक नए ई व्याख्यान श्रृंखला में प्रत्येक आपको नए कलाकार के जीवन परिचय से अवगत कराता हूँ कि उनका जीवन कैसा रहा, कलात्मक जीवन कैसा रहा, उन्होंने किन माध्यमों में काम किया, उनके चित्रों के विषय क्या रहे, इसके बारे में बात की। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले ही लेक्चर में मैंने रविन्द्रनाथ ठाकुर और असित कुमार हलदार के जीवन परिचय के बारे में बात की थी, जिसमें असित कुमार हलदार अजंता और बाग के चित्रों के रंगांकन और रेखांकन पद्धतियों से खासा प्रभावित रहे और उन्होंने चित्रों में समावेश किया। तो उसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने स्वरचित कविताओं को जो बिगाड़ते थे, काट छाट जो करते थे, उनसे जो आकृतियाँ उन्होंने देखी और उन आकृतियों में प्रकृति से प्राप्त फूलों के रंगों को भरा। बहुत रोचक बात है। और किन्हीं स्थानों पर वह स्वरचित कविताओं में स्थान खाली छोड़ देते थे। तो ये जो प्रयोग थे, ये नवीन प्रयोग हमें उनके जीवन में कृतित्व को देखने से मिले। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो कलाकार हैं आज के, वो है यामिनी राय। यामिनी राय समकालीन कला जो है उनको आधुनिक परिवेश में बनाए रखने का कार्य यामिनी राय ने किया है, जिन्होंने लोक कला के तत्वों को, लोक कला मूल्यों को, लोक कला शैली को आधुनिकता का पुट देकर भारतीय पारंपरिक और लोक कला को एक नई पहचान दी। प्रारंभ में उन्होंने व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया, किंतु कुछ समय बाद में लोक कला जो भारत में रची बसी है, लोक कला के ऊपर इन्होंने काम किया। और लोक कला में भी बंगाल की लोक कला जो थी वो उनसे प्रभावित रहे। और भारत कला में पश्चिमी कला पद्धतियों का इन्होंने अनुकरण नहीं किया, बल्कि मौलिक कला तत्वों में भारतीय संस्कृति का समन्वय किया और एक लोकानुमुख कला शैली का विकास किया। यामिनी राय का जन्म 11 अप्रैल 1887 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र में बेलिए तोड़ नाम गांव में हुआ। इनके पिता का नाम राम रतन राय और माता जो है वो एक गृहिणी थी। इनके पिता एक उच्च श्रेणी के जमींदार और शिल्प प्रेमी थे और पिता के शिल्प और कला प्रेम के कारण इनकी रुचि कला में हुई और इनकी रुचि को देखकर इनके पिता ने विधिवत कला अध्ययन के लिए स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला कराया, किंतु अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से कला शिक्षा ग्रहण के विरोध में वे इसे बीच में ही छोड़कर आ गए और व्यक्ति चित्र बनाने लगे। यामिनी राय कला के क्षेत्र में वही कार्य करना चाहते थे जिसे सृजनात्मक सुख मिले एवं मन के भाव का उद्दीपन स्वतंत्र हो। अनेक माध्यमों में काम किया इन्होंने और भगवान बुद्ध को चीनी ढंग से बनाया। लहराती हुई सादी रेखाएं, प्रभावपूर्ण रेखाएं,
चमकते रंग उनकी चित्रकला शैली की निजी विशेषताएं हैं। लोक कला से प्रभावित होने के कारण उनके चित्रों में लाल, पीले, नीले, काले, भूरे, जैसा कि हम चित्रों में देख रहे हैं, भूरे रंग, भड़कीले, चटक रंग प्रदर्शित हुए हैं। कालीघाट के पटुआ कलाकारों के संपर्क में आने से उनकी कला से वे अत्यंत प्रभावित हुए और मुख्य आकारों की खोज, रंगों के सम वितरण का प्रयोग उन्हें बंगाल के देहाती गुड़ियों की ओर ले गया। इन्होंने सरलीकृत आकारों को बनाने में रुचि ली, पृष्ठभूमि पर काजल की रेखाओं से काम किया एवं कुशल कला अभिरुचि के साथ उभारों को प्रयुक्त किया। उभारों का प्रयोग उन्होंने प्रवाहमान रेखा के चाक्षुष प्रयोग के सहारे किया। पौराणिक कथाओं, गाथाओं व धार्मिक चित्रों में उन्होंने निष्कपट व सहज हृदय की भावनाओं की कलात्मक झांकी प्रस्तुत की। उनके चित्र मौलिक लोक चेतना से उद्भूत ऐसी चित्ताकर्षक कृतियां हैं जो हमारे समक्ष बच्चों सी सहज कल्पना से युक्त रूपाकारों व रंगों के झिलमिलाते परिदृश्य उपस्थित करती है। यामिनी राय का संपूर्ण चित्रकर्म लोक जीवन से प्रेरणा प्रदत्त है। इनकी चित्रों की तुलना या इनकी तुलना हेनरी मातिस से की जाती है, जो पाश्चात्य ग्रीन स्ट्रिप, जो आगे हम अध्ययन में पढ़ेंगे, आगे मतलब आगे कक्षाओं में, पीजी कक्षाओं में, एमए की कक्षाओं में, हेनरी मातिस जो वो भी लोक कला से ही प्रभावित रहे थे। इनकी कला का सम्मान करते हुए सन 1950 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण दिया, उपाधि से सम्मानित किया। यामिनी राय कला के माध्यम से जन साधारण से जुड़ने की आकांक्षा रखते हुए इसी दिशा में लगातार सक्रिय रहते हुए कार्य किया और अपने जीवन में लगभग 20,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया। इन चित्रों के ऐसे विषय भी रहे हैं जिसमें पटुआ लोक परंपरा को नवजीवन मिला। मदर एंड चाइल्ड चित्र सादगी भावना का उदाहरण है। ढोलक वादक, संथाल स्त्रियां, सीता की अग्नि परीक्षा, भेंट, टैगोर और बापू, पुजारी ने, रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, माँ और शिशु इनके प्रमुख चित्र हैं। और चित्रों के साथ साथ इन्होंने मिट्टी के बर्तनों, काष्ठ शिल्पों और खिलौने के आकारों पर भी इन्होंने कार्य किया, चित्र उभारे। और सन 1929 से 1936 के बीच में कला विद्यालय लाहौर के सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। इन्होंने दिल्ली में शिल्प चक्र की स्थापना की और 24 अप्रैल 1972 में कोलकाता में इनका निधन हुआ। समग्र रूप से यामिनी राय के चित्रों में एक प्रकार की अनौपचारिकता है जो कला की लीक से हटकर नई दिशा की ओर उत्प्रेरित करती है और इन्हें आधुनिक भारतीय कला के रूप में प्रतिष्ठित करती है। तो यामिनी राय से मतलब हुआ आपका लोक कला से प्रभावित, अत्यंत प्रभावित एक भारतीय कलाकार के रूप में हम इन्हें याद रख सकते हैं। तो अब हमारा आगे के जो कलाकार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, वो भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो आधुनिक भारतीय कलाकार के अंतर्गत अब हम आगे के ई व्याख्यान में अमृता शेरगिल के बारे में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात अमृता शेरगिल के इसमें यह रही कि इन्होंने मात्र 28 साल की उम्र तक ही जिए हैं। फिर भी इन्होंने भारतीय कला के क्षेत्र में एक नई जागृति, एक नई चेतना का उज्ज्वलन किया, एक नई चेतना जगाई कि मात्र 28 साल की उम्र में किस प्रकार से चित्रकार बहुत अच्छी कलाकृतियों का निर्माण कर सकता है और विश्व को अपनी प्रतिभा का परिचय करा सकता है। तो अमृता शेरगिल ने कहा था कि मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेश में मिली क्योंकि मैं इससे अजंता, मुगल, राजपूत कलाओं को समझ पाई, जबकि अधिकांश चित्रकार, भारतीय चित्रकार उन्हें समझने का ढोंग करते हैं।
अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी सन 1913 में बुडापेस्ट में हंगरी में हुआ। इनके पिता जो थे सरदार उमराव सिंह भारतीय सिख जमींदार थे और माता मारिया हंगेरियन थी जो ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। यूँ तो अमृता का जीवन मात्र पहले भी बताया है कि 18 वर्ष का ही रहा, किंतु केवल 7 वर्ष जो रहे उनके 1935 से 1934-35 से 41 इनकी इस दौरान उन्होंने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया वे कृतियाँ आज संसार भर में कला जगत की अमूल्य धरोहर बनी गई है। सन 1921 में भारत आगमन से सन 1929 तक वे शिमला में रही और अपनी कर्मभूमि के प्रति निष्ठा निभाते हुए यहाँ की प्रकृति और जीवन को अपने चित्रों का विषय बनाया। सन 1929 से 1934 तक अमृता ने बियोक्स आर्ट्स से विधिवत शिक्षा प्राप्त की और यूरोप गए इस विधिवत शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसके साथ में कई देशों की यात्रा की, पश्चिमी देशों के ख्यातनाम चित्रकारों की कृतियों को देखा जिसमें गोगो की ताहिती कला से अत्यधिक प्रभावित रही। अमृता को भारतीय जनजीवन से जुड़े विषयों को चित्रित करना पसंद था। इन्होंने उनके मर्म को समझा और अपनी तुली का माध्यम से उनको चित्रित किया। सन 1935 में बनाए मदर इंडिया, हिलमैन, हिल वुमेन, भूख की त्रासदी आदि उनके प्रमुख चित्र रहे हैं। इनके अतिरिक्त 3 बहनें केले बेचते हुए, गणेश पूजन, हाट बाजार, हल्दी पीसती औरतें, हाथी का स्नान आदि चित्रों में आकृतियों की भाव भंगिमाएँ दर्शनीय हैं। बालिका वधू व अछूत बालिका नामक चित्रों में गोगो की ताहिती कला का प्रभाव देखने को मिलता है। अमृता के चित्रों में आकृतियाँ कुछ ज़्यादा लंबी, पतले हाथ पैरों वाली, विशाल नेत्रों वाली और मोटे होठ वाली चित्रित है। इनकी कृतियों का सम्मान करते हुए इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए जिनमें ग्रांद सेलो का पुरस्कार प्राप्त है। अमृता शेरगिल के चित्र आज देश विदेश के राजकीय एवं निजी संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। कम उम्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली अमृता शेरगिल की मृत्यु 5 दिसंबर 1941 को हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे ई व्याख्यान का जो विषय रहे हैं वो यामिनी राय, पिछले ई व्याख्यानों के जो विषय रहे हैं यामिनी राय, रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, अमृता शेरगिल, तो ये हमारे चित्रों के गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु। तो इस प्रकार इस श्रृंखला में हम आगे भी कुछ कलाकार और जो आधुनिक भारतीय चित्रकला के स्तंभ कहे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इनको याद करने के लिए आप इनके नाम के आगे इनके डेट ऑफ बर्थ, जन्म, मृत्यु और जगह और महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही इसको लिख देंगे तो भी, और इनके प्रमुख चित्र क्या रहे। इसको लिखने से और इसका एक चार्ट टाइप बना लेवे और उसको अपने कमरे में जहाँ पे भी आप ज़्यादा रहते हैं, किसी कमरे में जहाँ पे भी आप सोते हैं तो उनमें आप बना सकते हैं। तो आपको दिन में एक बार अगर इसके ऊपर नज़र गिरेगी तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से आप इनको याद कर पाएंगे। और फिर भी इन चित्रों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो चित्रों को देखकर भी आप चित्रकार के विशेषताओं का अनुमान बिल्कुल सहज रूप से लगा सकते हैं कि ये चित्र उस चित्रकार का है या ये चित्र में चित्रकार ने ये बताने का प्रयास किया है। और अभी भी इस लेक्चर में भी आपको स्केचिंग के बारे में कह रहा हूँ कि आपको 100 से लेकर 150 के बीच में स्केचेस बनाने हैं जो आपके वातावरण में
सामग्री दिखाई देती है उनके, क्योंकि आपको ये दिसंबर या जनवरी में आपको जमा कराने हैं। इसी आशा के साथ में धन्यवाद।